Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings एक उड़ान। से ही अच्छा मोमेंटम पकड़ लोगे उतना बेटर है। हम कभी वेट नहीं करना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आप तब तैयारी स्टार्ट करोगे तो वही सर एक ये रेस है, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो आपसे जो पहले जिन्होंने स्टार्ट किया है वो आपके ऊपर एज पे होंगे। तो जिनको भी आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम होगा तो तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं करिए। और ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 महीने में पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आज टॉपर्स टॉप का तीसरा एपिसोड के साथ हम लोग आपके पास आए हैं। दोस्तों, वक्तन फवक्तन हम काफ़ी डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स के रिलेटेड। कहीं ज्योग्राफी का आ रहा है, कहीं पॉलिटी का आ रहा है, कहीं हिस्ट्री का आ रहा है। कभी हम जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट की बात करते हैं, कभी केएस की बात करते हैं, कभी यूपीएससी की बात करते हैं। जहाँ पर पढ़ना पढ़ाना ज़रूरी है वहीं पर मोटिवेशन की बातें करना भी ज़रूरी है। वहीं पर ये जानना भी ज़रूरी है व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। और ये सब चीज़ें सबसे बेस्ट हम किन से जान सकते हैं? उन लोगों से जिन लोगों ने एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। और इसी के चलते हमने टॉपर्स टॉक की सीरीज शुरू की। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में जो मेहमान थे वो डॉक्टर असरार अहमद किचलू थे, जिन्होंने इस बारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 में आईआरएस जो रैंक हासिल किया था, आईआरएस उनको मिला था उसमें। उसके बाद पार्थ गुप्ता थे और आज हमारे साथ मिस दीक्षा रैना है, जिन्होंने केएस एग्ज़ाम 2018 में तीसरा रैंक हासिल किया है। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हर हियर। Thank you so much, Diksha, for coming. Thank you, sir. Thank you. And gracing us with your presence. Thank you, sir. I know there's a lot of things going on. आपका मेडिकल वगैरह और काफ़ी सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं बैकग्राउंड में, और आपको उसके लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए होगा। So thank you so much for sparing some time. My pleasure, sir. सबसे पहले तो जो सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ वही आपसे पूछना चाहूँगा। How does it feel to qualify the toughest exam of Jammu and Kashmir? सर फीलिंग जैसे मैंने बोला था पहले भी कि इट्स मोर देन आई एम रिलीव्ड सर कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, कि जितनी भी मेहनत की थी एक एंड तक पहुंच गई। तो आई एम वेरी रिलीव्ड, मोर देन हैप्पी। आई फील रिलीव्ड कि अब आई एम आउट ऑफ द प्रोसेस, अब मेरे को एग्ज़ाम वापस नहीं देना है फिर से सर। बिल्कुल, जो भी ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, आई बिलीव सब वो ये चीज़ जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ विशियस साइकिल। यस सर। सर ये एक चीज़ होती है कि एंट्री करना इट्स वेरी इजी एंड एग्जिट करना उतना ही मुश्किल है। इससे आप एक बार एंट्री तो कर लेते हैं बट फिर आप हमेशा इट्स लाइक वन स्टेप क्लोजर, लगता है कि अब कर लेंगे, अब हो जाएगा, अब कर लेंगे, अब हो जाएगा। तो साइकिल जब तक या तो आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सर आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा सिलेक्शन हो गया एंड इट एंड्स वेल। आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने तो टॉप 3 में आप आई हैं। तो आई बिलीव इट इज नॉट जस्ट मेरली अ सिलेक्शन, इट इज लाइक कि आप, मुझे लगता है आपने 2018 के बाद बोला कि भैया इस बार तो आ रहे तो पार, अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। तो एंड एज फार एज आई नो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था। जी सर, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। और ये एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि ज्योग्राफी में क्वालिफाई करना स्पेशली केएस में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। और फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी यूपीएससी में भी एक बहुत डिफिकल्ट ऑप्शनल है। जी सर। तो अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हुए 3rd रैंक लाया तो आई सैल्यूट यू। और मैं बताना चाहूँगा कि सभी जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू की, ज्योग्राफी इज एन ऑप्शनल। केएस में स्पेशली काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों का ऑप्शनल है लेने का सोच रहे हैं तो वो उसको रीथिंक करें, जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स। तो आपने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मिथ भी बस्ट कर दिया कि कोई एक सब्जेक्ट से अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन लेते हो आप तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ज्योग्राफी ऑप्शन में आपने 3rd रैंक लाया, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा दीक्षा, आप इंजीनियर हैं जी, एनआईटी श्रीनगर से आपने इंजीनियरिंग की है। जी सर। और उसके बाद आप केएस की तरफ आती हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी ब्रांच रह चुकी है। और आप फिर अपने कोर इंजीनियरिंग ब्रांच को छोड़कर केएस की प्रिपरेशन में शुरू हो जाती हैं। तो क्या रीज़न था कि आपने इंजीनियरिंग में ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया और उसकी तरफ आ गया, सिविल सर्विसेज की तरफ आ गए? हाँ सर, जैसे इंजीनियरिंग हमारी डिग्री होती है 4 साल की होती है। आई थिंक 4 years इज़ अ लॉट इनफ टाइम टू जज कि आपको वो चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है। तो एंड जितना जितना सा टाइम बढ़ता गया, 3rd year 4th year, तो मेरे को समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू परस्यू फर्दर। क्योंकि 11th 12th में आप इतने अवेयर भी नहीं होते हो। और हमारे टाइम जब हमने 11th 12th की तब इतना इंटरनेट का भी नहीं था कि आप, या इतना गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं थी कि आप अच्छे से, काउंसलिंग भी इतनी नहीं थी कि आप पूछो। इट्स वाज लाइक क्या मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो।
तो सर वो इट हैपेंड, इंजीनियरिंग हैपेंड, बट आई फील दैट वाज नॉट माय चॉइस. तो अब व्हेन आई हैड अ चांस, तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, तो वहाँ से आई वेंट टू हैदराबाद फॉर अ वाइल, फॉर सम मंथ्स. वहाँ पे मैंने जॉब भी की सर. तो इट वाज लाइक आई हैड एवरीथिंग, कि इंजीनियरिंग भी कर ली, जॉब भी कर ली, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं थी. तो देन व्हाट नेक्स्ट. तो सर सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट था थोड़ा, और सर जो जॉब ये प्रोवाइड करता है आपको, जितना एक्सपीरियंस, जितना एक्सपोजर ये जॉब प्रोवाइड करती है, तो सर आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो फर्दर इन लाइफ. ग्रेट. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अभी फिगर आउट कर रहे थे ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग एज वेल कि व्हाट टू डू विद योर लाइफ. Yes, sir. आई वुड से कि यू हैव डन वेल. आपका प्लेसमेंट भी हो गया, आपके पास ऑप्शन भी थे, जॉब ऑप्शन भी था, और प्राइवेट सेक्टर में तो ऑब्वियसली कंपेयर टू सिविल सर्विसेज अच्छा ही पेमेंट मिलता है. सो आई बिलीव योर प्रायोरिटी वाज जॉब प्रोफाइल रादर देन द मनी. हाँ Am I right to say that? यस सर. एंड सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कि मेरे को वहाँ पे आई वाज लाइक कि वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले लेती हूँ. ऐसा नहीं हो कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग कि मेरे को रिग्रेट हो कि वहाँ पे ज्वाइन कर लिया होता, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी सर. तो कहीं पे भी एक मोमेंट पे डाउट नहीं आना चाहिए कि दैट लाइफ वुड हैव बीन बेटर. सर मनी वॉज इट्स लाइक दे प्रोवाइड यू गुड मनी हमेशा. गवर्नमेंट सेक्टर से तो ज़्यादा ही प्रॉस्पेक्ट्स हैं प्राइवेट में, बट इट्स लाइक जॉब नेचर. अगर आप वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, दैट मैटर्ड. I think so. That mattered most. Great. So I would not keep Yashora waiting. Yashora was very excited to meet you. So Yashora, please take over. First of all, welcome, Thank you. Diksha, and we are very happy that you are with us. और जैसे सर ने बोला कि you have told us about your feeling, how it feels, and सबसे important जैसे आपने बोला कि you know more than happiness it is कि अब stress relief हो चुका है कि now what I wanted. So it is basically it is कि आप सही path पे थे and you achieved what you want. So my question will be, and many students also want to ask you this, और जितने भी सब देख रहे हैं they want to ask you कि जो भी टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि सबको दिन में 24 आवर्स ही हैं, तो आपने किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट किया हुआ था. एंड यू हैव सम हॉबीज, एंड आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए हमेशा. तो आपने कैसे अपना टाइम जो था मैनेज किया था, अपने पढ़ाई को, अपने फिजिकल एक्टिविटी को, और आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और यू अ रात को पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? सर मैम एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि मेरी जर्नी लंबी है थोड़ी. इट टुक मी 3 to 4 years पूरे प्रोसेस में व्हेन आई स्टार्टेड, और जब रिज़ल्ट आया तो एक कॉन्टीन्यूस जर्नी नहीं रही. कभी मैंने रात को भी स्विच किया है पढ़ना, कभी दिन में भी पढ़ा है, कभी 4-5 घंटे भी पढ़ा है, कभी 12-14 घंटे भी पढ़ा है, और कभी कभी ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मोटिवेशन बहुत लो था. ये एग्ज़ाम इट्स वेरी ड्रेनिंग. तो एक चीज़ आई वुड सजेस्ट किसी को भी जो ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में 2-3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको यू फील कि यू कैन गो बैक टू देम. बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग, बी इट योर पार्टनर, जो भी है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए लाइफ में कि आपको पता है कि देयर आर फ्यू पीपल्स एंड देयर आर फ्यू एक्टिविटीज़ कि जब आप लो हो तो दे आर देयर टू मोटिवेट यू, दे आर देयर टू गाइड यू, नॉट टू पुश यू डाउन कि अब तो आप इतना टाइम से बैठे हो, नहीं हो पा रहा है. तो होने चाहिए आपकी लाइफ में 1-2 लोगों से कॉन्टैक्ट आप रखो जो आपको लगता है कि मतलब दे आर योर पिलर्स, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. जैसे कहते भी हैं, इट्स वेरी ओल्ड सेइंग कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु you know take you a level up. Yeah. So that is very important. And what kept you motivated? जैसे आपने बोला कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था कभी, तो what kept you motivated? मैम ये बहुत स्टूपिड भी साउंड हो सकता है आई वुड से, बट आई डिडंट हैड अ प्लान बी. मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मतलब जैसे बहुत से लोग वो चाहते हैं कि मतलब तैयारी भी करते हैं कि कभी केएस कर दे रहे हैं, कभी यूपीएससी दे रहे हैं, कभी बैंक दे रहे हैं, कभी आरबीआई दे रहे हैं. Exactly. तो मेरे पास कुछ नहीं था. इट वॉज ईदर दिस और नथिंग. तो क्योंकि मेरे को लगता है मैंने उस साइड एग्ज़ाम पैटर्न्स बहुत डिफरेंट हैं, केएस का, यूपीएससी का एंड बैंकिंग का या किसी और एग्ज़ाम का, तो मैंने उस साइड कभी प्रिपेयर किया ही नहीं. तो मेरे पास था कि यही एक एग्ज़ाम है, यही करना है, अब जितना टाइम लगेगा उतना टाइम. और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है, तो वो चीज़ भी मेरे पास एक्सपीरियंस था कि वहाँ पर भी क्या रखा है. तो मेरा यहाँ से वापस जाना वॉज अ बिग डिसीजन. तो आई वॉन्टेड कि यहाँ पर जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊँ मैं, तभी उस स्टेप के बारे में सोचूं. तो यू नो जब आप ये चीज़ बोल रहे हो और जब आप शोएब सर से भी बात कर रहे थे, वन थिंग जो मुझे आपके बारे में 100% क्लियर हो गया, दैट इज़ यू आर वुमेन ऑफ सच अ क्लियर विजन. दैट इज़ फॉर 100%, दैट इज़ फॉर श्योरिटी. क्योंकि जिस तरीके से यू ऑलवेज न्यू व्हाट यू वांट टू डू, कि मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, एंड उन्हीं लोगों का प्लान भी नहीं होता जिनको पता है कि उनका प्लान ए ज़रूर पूरा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. एंड प्लीज़ टेल द स्टूडेंट्स की
जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और जैसे आपने बताया कि कभी सुबह पढ़ा कभी रात को पढ़ा, एंड डू यू हैड एनी हॉबीज़, और आप हॉबीज़ को भी टाइम देते थे या पूरा टाइम यू वर लाइक इनटू योर स्टडीज़? नहीं मैम, वो पॉसिबल भी नहीं है, ना सस्टेनेबल है कि आप पूरा टाइम पढ़ें। तो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, तो टाइम का आई वुड से कि जब यू आर स्टार्टिंग तो आप स्टार्ट करिए पढ़ना बेसिक बुक्स से जो आपकी हैं। अगर आपको लगता है जैसे अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आई डोंट थिंक आपको NCERTs इतना रिक्वायर्ड है पढ़ना। अगर आपको थोड़ा विजन क्लियर है आपका, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मैंने 10th के बाद नहीं, मतलब इट वाज ओवर फॉर मी। हाँ, आर्ट्स नहीं था तो मेरे लिए आई थिंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था पढ़ना। तो आप स्टार्टिंग में 3-4-5 महीने आप डेडिकेट करिए अपने आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उनको। हाँ, एंड फर्स्ट थिंग, इससे भी पहले आई वुड सजेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि क्या पूछना क्या चाहता है ये एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने भी इतने टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो बहुत इरेलेवेंट हैं एग्ज़ाम के प्रोसेस में, और जब मैंने एग्ज़ाम लिखा है तो रियलाइज़ हुआ मुझे कि इट वॉज ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो ये है कि आप सिलेबस को 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन जितना आपको टाइम, टेक योर टाइम सिलेबस के साथ आप उसको देखिए, 10-15 टाइम्स पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे GS1 का पार्ट है या मेरे GS2 का पार्ट है। आपको सिलेबस, यू शुड मेमोराइज योर सिलेबस। ठीक है, तो वो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन स्टार्ट विथ योर NCERTs इफ़ यू थिंक कि आपको उस बेस से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर फाइन इस सब्जेक्ट में, जैसे कुछ लोगों का हिस्ट्री अच्छा होता है तो उनको लगता नहीं ज़रूरत मुझे, तो दे कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू स्पेक्ट्रम, या जिनका लगता है पॉलिटी मेरा ठीक है तो दे कैन डायरेक्टली स्विच टू लक्ष्मीकांत। हाँ, जैसे जोग्राफीज़ में तो NCERTs आर द ओनली सोर्स जो बेसिक सोर्स हैं जो काफ़ी अच्छी लिखी गई हैं। तो यही मैम यही है कि ऐसे करने से, और मैं ये बोलूँगी कि ब्रॉडर लेवल पे प्लान बनाइए जितना आपके एग्ज़ाम को टाइम है। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आपके पास 6 महीने का एक प्लान होना चाहिए कि आपको ये, मतलब मेरे को अगर ये कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करना है लिखने से पहले तो मेरे को डिवाइड करिए उस टाइम पे, और हर रिवीजन के साथ आपका टाइम कम होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उतना पहली रिवीजन में भी अगर आप 10 दिन ले रहे हैं, दूसरे में भी 10 दिन ले रहे हैं, तो शायद आपकी पहली रिवीजन सही नहीं है। तो आप पहली रिवीजन में अगर 10 दिन ले रहे हैं तो मेक श्योर सेकंड में 7 हो, थर्ड में 5 हो। इस तरह से आप अपनी रिवीजन को कम कीजिए और एक ब्रॉडर लेवल पे प्लान बनाइए। उसके बाद माइन्यूट प्लान भी होने चाहिए आपके। 6 महीने का प्लान क्या है, 3 महीने का प्लान क्या है, 1 मंथ का प्लान क्या है, फिर 1 वीक का प्लान क्या है, पर डे के हिसाब से कितना टारगेट आपको कंप्लीट करना है उसको अचीव करने के लिए। तो मोर देन कितने आवर्स आप पढ़ रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कमिटमेंट कितनी है आपकी अपने आप ये लीजिए कि अगर मैं 2 घंटे में ये चीज़ खत्म कर दूंगा अच्छे से तो मेरे पास पूरा दिन फ्री है। आपको 8 घंटे लग रहे हैं तो चलो अगला टॉपिक मैं ऐसा पकड़ता हूँ जो मेरा थोड़े कम टाइम में कवर हो जाए, क्योंकि ब्रेक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट में तो अगर आपका है कि आप 6 दिन पढ़ रहे हैं तो 1 दिन ब्रेक लीजिए। उसके बाद 2 हफ्ते पढ़ रहे हैं तो आधा दिन या 1 दिन और ब्रेक लीजिए। तो गो आउट एंड हैव फन, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होना जरूरी है। तो आप हमें हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड योर बुक्स, आपने कौन कौन सी कंसल्ट की हैं, उन सब के बारे में कुछ बताएं आप। जी, इफ़ आई वुड स्टार्ट विथ, मैंने बुक्स तो काफ़ी पढ़ी हैं, बट जो बुक्स पढ़कर मैंने एग्ज़ाम दिया है मैं आप वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप वही बुक्स पढ़ते हैं जो आप, मतलब आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप, क्योंकि पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं कि आप सब पढ़ना चाहते हैं जर्नी में, बट जो ट्रस्टवर्दी बुक्स जिस पे मैंने ट्रस्ट किया, इट वाज फॉर पॉलिटीज और इट वाज लक्ष्मीकांत, वो सब कॉमन बाइबल फॉर पॉलिटी। जी, हिस्ट्री के लिए इट वाज स्पेक्ट्रम। अगर किसी और को एक नॉच ऊपर जाना है तो फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय की बुक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, वो भी इट्स अ वेरी डिसेंट बुक। बट अगर आपको स्पेक्ट्रम, या आप एक चूज़ करिए, या स्पेक्ट्रम या दैट, बट आई वुड सजेस्ट स्पेक्ट्रम पे स्टिक करिए। ट्राइड एंड टेस्टेड बुक है। फील गुड फैक्टर लेना है तो यू कैन रीड शेखर बंदोपाध्याय, इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो एंड फॉर जोग्राफी इट वाज माय ऑप्शनल, तो मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, बट इट इज़ GC लियोंग अच्छी है जोग्राफी के लिए, एंड NCERTs काफ़ी अच्छी हैं। प्लस वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छी सी एटलस खरीद लीजिए जोग्राफी के लिए। मैप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें होती हैं कि काफ़ी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी टेरिटरी किस पे लाई करती है, कहाँ नॉर्थ पे है, साउथ पे है, कौन सी सिटी उसके ऊपर नीचे है, तो मैप्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जोग्राफी में ये हो गया। बाकी सोशल इशू के लिए मैंने विजन IAS की लेक्चर्स थे, स्मृति शाह मैम है, वो
काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके वीडियो लेक्चर्स देखे थे मैंने। दिस वाज अबाउट GS1। GS2 में पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जैसे मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस वाला पार्ट मैंने करंट अफेयर्स से कवर किया था, क्योंकि उसका स्टैटिक एज सच कुछ है नहीं आपको, और पूछा भी नहीं जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछा बहुत करंट डायनामिक्स ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जो विजन का जो मंथली डॉक्यूमेंट आता है, उससे आप यहाँ तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या साइड में ही थोड़े से पॉइंटर्स जॉट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। एंड फॉर GS3 इकोनॉमी मैंने विजन IAS को ही फॉलो किया था। आदित्य कालिया सर के लेक्चर्स हैं। इकोनॉमी मेरे को लगता है थोड़ा सा वीक पार्ट था मेरा समझने में, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाओगे आप लिख नहीं पाओगे उसको। एंड बेसिकली आप थे भी साइंस स्टूडेंट, हाँ, कॉमर्स का है ये। वही तो मेरे को लगता है उन सर ने बहुत अच्छे से थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, अगर मैं एक टीचर, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर फॉर इकोनॉमी, तो उन वही एक तो स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ ये, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल ये आप कहीं से भी देखिए, आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इन में आप एक काम करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी सिलेबस में टॉपिक है, हाफ पेज के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास कुछ कंटेंट हो लिखने के लिए। इस पे आप एक दो महीने मत लगाइए। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप बहुत टाइम मत दीजिए। 15-20 डेज इन द स्टार्ट, एंड उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को रिवाइज कीजिए, मल्टीपल सोर्स मतलब मत पढ़िए। फिर GS4 एथिक्स का वो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा पेपर ही 250 मार्क्स का एक टॉपिक मतलब एक बुक पे है या एक सब्जेक्ट पे है, एथिक्स पे। तो इसमें आई वुड सजेस्ट 2 पार्ट्स हैं आपके, वन इज़ केस स्टडी एंड वन इज़ थ्योरेटिकल पार्ट। तो फॉर थ्योरेटिकल पार्ट जो भी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस सिलेबस में दिया हुआ है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो इसके लिए आप क्या करिए, एक तो लेक्सिकॉन बुक आती है, अगर आपको वो पढ़नी है वो पढ़ ली, अगर नहीं भी पढ़नी है वो तो गूगल करिए इन टर्म्स को, और अपनी जो आपको समझ आती है उस चीज़ से अपनी सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कोई फैंसी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक काम और कर सकते हैं आप, 3-4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इसके नीचे, ताकि अगर आपको पता है ऑनेस्टी पे क्वेश्चन है तो आप उसको एग्जाम में आप वो एग्जाम्पल कोट कर सके, क्योंकि एग्जाम में अपने से क्रिएट करना एग्जाम्पल वो टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं होता आपके पास, आपको क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में प्रेशर में एग्जाम्पल भी नहीं आती, और कुछ तो क्रिएटिव भी नहीं होते कि वो कुछ क्रिएट करके लिखते हैं। हाँ, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से है तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, तो आप ये एक टॉपिक लेके प्रॉपरली अपना डेफिनेशन एग्जाम्पल्स तैयार रखिए। और सेकंड, केस स्टडीज़ की बात आई तो केस स्टडीज़ के लिए बेस्ट है UPSC के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप वो देखिए। आप काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंटरनेट पे भी काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक वो दिया होता है कि पोर्टफोलियो दे दे कि हाँ ऐसे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं केस स्टडीज़ को, तो वहाँ से देख लीजिए और उसके हिसाब से आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये यहाँ कुछ कोचिंग आप इंस्टीट्यूट के किसी का भी मटेरियल उठा लीजिए जिन्होंने रेफरेंस केस स्टडीज़ भी दी हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने कैसे सॉल्व कर रही है, उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लीजिए। जो सही है वो सही है। अगर आपको है कि विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन है या विमेन अब्यूज़ पे क्वेश्चन है, तो आपको एक स्टैंड लेना है कि दिस इज़ रॉन्ग, तो आपको उसी साइड जाना है, चाहे यहाँ पे भी कितना भी लिक्रेटिव ऑप्शन हो, कितना भी इफ्स एंड बट्स दिए गए हों, बट आपको पता है अगर चाइल्ड मैरिज पे है क्वेश्चन तो वो गलत है तो गलत है, आपको एक स्टैंड लेना है, तो अपना स्टैंड क्लियर रखिए और उस हिसाब से केस स्टडी आप करिए। और उसके बाद तो सिर्फ नाम ऑप्शनल ज्योग्राफी था मेरा, तो ठीक है। सभी को मैं बता दूं कि दिस वाज मे बी फॉर सम पीपल दिस वाज टू मच टू टेक इन, बट वी विल रिक्वेस्ट Diksha to make a separate video on strategy and maybe if possible on decoding the syllabus of JKPSC. Sure, sir. Right? So one more thing, Diksha, now that the syllabus for UPSC and KS is same now, except for one little change, that is some geography with geography with related to Jammu and Kashmir and history of Jammu and Kashmir. इसके अलावा तकरीबन सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम, prelims and mains. So now whoever is preparing thinks कि यार मैं दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकता हूँ। अब आप दोनों चीज़ों को देख चुकी हैं, UPSC को भी और KS को भी। अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर बोथ एग्जाम टुगेदर? क्योंकि अभी हमने सुना भी है कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली भी है केएस की, और कई लोग प्रिपेयर करना शुरू भी कर चुके होंगे या करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि JKSB का एग्जाम भी खत्म हो गया है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने लिखा था। So is it wise to prepare both together, or firstly they should focus on KS and then go to UPSC?
सर ये चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2016 तक हम बात करते तो काफ़ी लोग ये स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि पहले हम केएस करेंगे फिर यूपीएससी सोचेंगे, बट अब सिलेबस एकदम इट्स लाइक रेप्लिका ऑफ यूपीएससी। तो आई वुड सजेस्ट कि ये मत सोचे कि हमें केएस करना, आप ये सोचे कि हमें यूपीएससी करना है, आप उस लेवल की तैयारी करिए। क्योंकि बहुत से लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के या अपने घरों में जो यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केएस अब एक अच्छा बैकअप बन चुका है, तो वो लोग देंगे ही देंगे केएस। और अगर आप केएस लेवल की तैयारी करेंगे तो आप उनसे एक नॉच नीचे चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिर ऑटोमेटिकली सर रिलेटिवली कम वो होगा, ईजी होगा उनसे, क्योंकि उन्होंने आपसे अच्छी तैयारी की और जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो ही और शी विल सेल थ्रू। तो ये मैं बोलूँगी कि आप ये मत सोचें कि अब हमें केएस की तैयारी करनी है, आप यूपीएससी ये सोचें कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। केएस एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन आता है तो दीजिए, क्योंकि सेम है सब, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ब्लेसिंग हो गई है अब सबके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ये डिफ्रेंशिएट जो है केएस यूपीएससी वो आप दिमाग से निकाल दीजिए और एक यही सोचे कि आपको यूपीएससी लेवल की ही तैयारी करनी है इसमें। जहाँ तक एग्जाम की डिफिकल्टी का लेवल बात करें, प्रीलिम्स अगर हम कंपेयर करें केएस प्रीलिम्स को और यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो क्या डिफरेंस देखने को मिले आपको वहाँ पर? सर ये प्रीलिम्स जिसका 2018 में हुआ था वो पहला प्रीलिम्स था जो नया पैटर्न पे था, जिसमें सीसैट भी था और जी सर सीसैट तो मैं ये बोलूँगी कंपैरेबल लेवल का था, मतलब एकदम सेम पैटर्न पे था। वो क्वालिफाइंग है तो सर उसमें ज़्यादा वो शायद इतना डिफरेंस भी ना करे, बट बहुत से लोग सर सीसैट भी नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट हो कि पहले आप सीसैट की तैयारी करिए। अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा 1% भी आपको डाउट है तो आप प्रॉपरली सीसैट पढ़ें, क्योंकि अगर आप सीसैट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो जीएस का मतलब नहीं रह जाता, आप कितने भी मार्क्स लें उसमें। सेकेंड सर लेवल ऑफ पेपर अगर हम देखें तो अब 2018 का केएस का एंड 2020 यूपीएससी थोड़ा कंपेयर करना अनफेयर भी हो जाएगा, क्योंकि 2-3 साल ऊपर नीचे हो चुके हैं। बट यूपीएससी सर एक काफ़ी उसका लेवल तो बहुत ऊपर है पेपर का, उसमें नो डाउट ऑन दैट। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि आप यूपीएससी को अगर आप उसका पेपर देख के कर रहे हैं तैयारी करिए, उसका भी देखिए ध्यान में, बट आप केएस 2018 का भी पेपर एक बार देख लीजिए उस लेवल से भी, क्योंकि आप एक अवेयर हो जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन केएस भी पूछ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, क्या पता केएस इस बार का यूपीएससी का ही पूरा फॉलो कर ले, क्या पता या 2018 का ही पैटर्न कंटिन्यू रखे, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप दोनों के हिसाब से चले। यूपीएससी में जैसे ज़्यादा एनालिटिकल पेपर आता है, केएस में थोड़ा सा इट्स लाइक फैक्चुअल ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि यूपीएससी में थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा रहता है और केएस में 2018 के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2018 की 2018 से पहले जो प्रीलिम्स था, जिन लोगों को पता नहीं बता दूं कि 2018 से पहले जो प्रीलिम्स होते थे उसमें एक तो आपका जीएस होता था और साथ में ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में। 2018 से यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया गया, उसमें सिर्फ जीएस 1 यानी जीएस के पेपर और जीएस 2 जिसमें सीसैट होता है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है। तो क्या कहना सही है कि जीएस पेपर 1 जो है केएस प्रीलिम्स का, दैट इज मोर फैक्चुअल एंड जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स का यूपीएससी में है दैट इज मोर कंसेप्चुअल? जी सर, ये दैट्स द फैक्ट। इसका मतलब है कि जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको दोनों इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ जी सर। क्या ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी के पूरा प्रीलिम्स फॉलो करें वो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जरा फैक्चुअल रहे? हाँ उनको फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों पे फोकस रखना चाहिए। और जेएंडके का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसमें, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आप एक वो भी देख लीजिए कि उस हिसाब से कोई भी बुक जो भी जेएंडके स्पेसिफिक बुक है फैक्ट्स की वो भी देख लीजिए। और ये सर अपार्ट फ्रॉम ये तो मैं उसके बोल रही हूँ कि आप बेसिक बुक्स आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको अपना स्कोर 20-30 मार्क्स बाकियों से अबव करना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी से लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वो सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो यूपीएससी के लिए पढ़ना है, और उसके सिवा ये आप फैक्ट्स भी देख लें, क्योंकि क्या पता सर फिर से वही रिपीट कर। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी भी सोशल मीडिया पे जीएडी डिपार्टमेंट का शायद एक नोटिस वायरल हुआ था, जिसमें शायद 49 पोस्ट ऑफ डीएसपी वर रिकमेंडेड, ऐसा कुछ था नोटिस, कई लोगों ने देखा होगा। तो शायद ऐसा मान सकते हैं कि जल्दी ही केस की नोटिफिकेशन आएगी, शायद 2-3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में शायद एग्जाम हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग द वेवर्स कि मुझे कंफर्म पता है, बट जहां तक उस नोटिस की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद 4-5 महीने में एग्जाम हो जाए। तो आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे जो जस्ट नया शुरू कर रहे हैं अभी, जो मतलब अभी इनको प्रिपेयर करना है, क्या उनको इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या फिर नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? नहीं सर, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपको एज है। इट्स लाइक यू आर रनिंग अ रेस, जितना आप पहले से ही अच्छा मोमेंटम पकड़ लोगे उतना बेटर है। हम कभी वेट नहीं करना चाहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आप तब तैयारी स्टार्ट करोगे तो वही सर एक ये रेस है, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो आपसे जो पहले जिन्होंने स्टार्ट किया है वो आपके ऊपर एज पे होंगे। तो जिनको भी आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं या
ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम होगा तो तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं करिए। और ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 महीने में पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप स्टार्ट करेंगे आप खुद ही इतनी गलतियाँ करेंगे, फिर उन्हीं से सीखेंगे, फिर उनको रेक्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए इट्स 5-6 महीने तो मिनिमम चाहिए आपको समझने के लिए, जो एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है कि सर जब जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है। तो कहने का मतलब ये हो गया गाइस, जो लोगों ने सोच के रखा है कि केएस की प्रिपरेशन शुरू करनी है एज दीक्षा से, कि हमें इमीडिएटली जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, और अगर आप पहली अटेम्प्ट में थ्रू होना चाहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन अभी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 3-4-5 महीने में तो एग्जाम होने ही वाला है एज फार एज वी कैन। और विंग्स एक उड़ान इज विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी। हमारे तक जितना भी हो पाएगा हम सिलेबस को कवर करेंगे। वी वुड कीप ट्रबलिंग दीक्षा एज वेल एंड हर बैचमेट्स एज वेल, जो लोगों ने 2018 को क्वालिफाई किया है, कि वो यहाँ पर आते रहें। सबसे अच्छी बात तो ये कि ट्रेनिंग शायद जम्मू में शुरू होनी है इनकी, तो इनको हम बुलाते रहेंगे, इनसे इनका टाइम हम लेते रहेंगे, जहाँ भी पॉसिबल हो सकेगा। ये गाइड हम रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि वो गाइड करें स्टूडेंट्स को, जहाँ तक लेक्चर्स की बात हो सके लेक्चर भी बना पाएं, और जहाँ लेक्चर नहीं बन पाए टाइम की कमी की वजह से तो एटलीस्ट थोड़ा मेंटरशिप प्रोवाइड हो सके। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल, एंड वी वुड बी विद यू along this journey and we'll soon come up with videos how to prepare from the very beginning, from the scratch. अच्छा दीक्षा, एज फार एज दिस जीएस पेपर 4 इज कंसर्न, जो एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, जिन लोगों को पता नहीं बता दूं कि जो नया पैटर्न एग्जाम का है उसमें एक ऑप्शन को हटाया तो एक नया पेपर ऐड हुआ जिसका नाम था एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस पेपर 4 भी कहते हैं उसको। और उसमें एथिक्स, मोरालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो पेपर जो है, उस पेपर से मतलब अगर कंपेयर करते हैं लास्ट पैटर्न को, जो पिछला पैटर्न था 2016 और 16 से पहले का, वो जो नया पैटर्न है, तो इसके कंपैरिजन में आपको क्या लग रहा है कि क्या आप केएस की प्रिपरेशन इजी हो गई या इट हैज बिकम डिफिकल्ट और इट हैज रिमेन्ड द सेम? सर ये भी पर्सनल ओपिनियन है सबका, जैसा जो प्रिपेयर कर रहा है। जैसे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मेरे को लगता है इजी हो गई मेरे लिए प्रिपरेशन, क्योंकि सेम हो गया सिलेबस। और काफ़ी लोग हैं जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, सिर्फ केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो 2 ऑप्शनल लाइक जिनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग थे दोनों ऑप्शनल, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि फिर से नए पैटर्न पे तैयारी करना। बट जो फ्रेशर्स हैं और जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 साल में ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो सर आई थिंक ब्लेसिंग है ये कि एकदम सेम हो गया, क्योंकि अब वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो लोग यही सोचते थे कि एग्ज़ाम डिफरेंट है, या तो यूपीएससी कर लेते हैं या तो केएस कर लेते हैं, तो अब उनके पास सर एक की जगह 2 एग्जाम्स हैं टू गिव, तो आई थिंक उनके लिए तो सर ईजी हो गया पेपर अब। ग्रेट। So, any other thing you would like to ask, Kishora? Yes, there is something which I would like to ask. Actually, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली जितने भी यूपीएससी का पढ़ने क्या सोचते हैं, वो सबसे पहले चल जाते हैं दिल्ली या किसी भी मेट्रो सिटी में पढ़ने के लिए। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत काबिल हैं, जो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, और क्योंकि ये मिथ भी बहुत लोगों के दिमाग में है कि अगर दिल्ली नहीं जाएंगे, महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आप प्लीज़ गाइड एंड टेल स्टूडेंट्स की जो आपके अकॉर्डिंगली कि इज़ कोचिंग मोर इम्पॉर्टेंट और हैविंग अ गुड मेंटरशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इसको भी आई वुड लाइक टू ब्रेक इन 2 पार्ट्स। वन इज़ फॉर जीएस एंड वन इज़ फॉर ऑप्शनल। फॉर जीएस आई बिलीव अगर आपके पास गुड मेंटरशिप है, या आपके पास खुद भी इनफैक्ट कुछ भी आप किसी की भी वीडियोस भी देख लेंगे, यू कैन वेरी वेल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जीएस। जीएस इज़ नो इशू कि आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप खुद समझ के, पढ़ के, वीडियोज़ देख के या किसी से पूछ के बात करके यू कैन डू जीएस ऑन योर ओन। कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए स्पेशली कोचिंग जाने की या किसी इतना अपने मनी स्पेंड करने की। ये फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर दिस। रही बात ऑप्शनल की, इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, बहुत लोगों का बैकग्राउंड ही वही सब्जेक्ट होता है और उनका ऑप्शनल भी वही सब्जेक्ट होता है। उन लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि नेसेसरी है कि आप कोचिंग जाएँ, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में वही चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे तो दे विल सेल थ्रू। हाँ, तो मैम ये है कि जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, तो अगर वो कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करें, अगर ऑनलाइन वीडियो से आप पढ़ सकते हैं उससे पढ़ लें, या अगर आपको लगता है उनके नोट्स लेके आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जैसा आपका कंफर्ट लेवल है। जैसे कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उसके लिए आपको लगता है कि कोई समझा देगा तो बेटर है, तो वो वीडियोज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। या तो अगर आपको क्लासरूम करना है, वो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़,
तो आप करें, वो भी कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई गलत वो नहीं है, कुछ सही गलत नहीं है। बट इससे भी ज़्यादा, कोचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्लासरूम जो भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें, चाहे आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है नहीं है या आप कितने भी कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट में, आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द की। अगर एक चीज़ अगर आप लेना चाहेंगे इस पूरे चीज़ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इट्स लाइक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट यू रिप्रोड्यूस रादर देन व्हाट यू रीड। तो क्योंकि आपको जो लिखना है वही एग्जामिनर के पास होगा, वही आपकी जो कॉपी होगी, वही जो 2 पेज में आपने आंसर लिखा होगा, वही उसी से ही विल जज यू। तो वही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको क्या आप लिख पा रहे हैं अच्छे से नहीं, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई आप अपनी लिमिटेड रखें, उसको बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, सबसे इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग। सो बेसिकली इट इज़ कि जैसे आपने बोला कि अगर आपके पास एक प्रॉपर बेस है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ें, आप ऑनलाइन वीडियोस देख के खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू आस्क यू, एंड आई बिलीव ऑल्सो कि रिविजन तो है लेकिन साथ में आई थिंक टेस्ट्स देना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ बताएं हमारे स्टूडेंट्स को अबाउट द मॉक टेस्ट, वो कितने इंपॉर्टेंट है? सो मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ है वही ना कि मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई एक लेवल के बाद सब कंटेंट सबका सेम होगा, एक ही सोर्स सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे, सब वही पढ़ेंगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लिखते क्या हैं, उस चीज़ से आपकी क्या समझ है और आप कैसे उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कहीं एनरोल कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते वो भी इशू नहीं है। टेस्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो ले आइए, पर घर पे बैठ के फिर डिलीजेंटली 3 घंटे बैठ के पेपर लिखिए। ऐसा नहीं कि आज आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर 10 दिन बाद एक लिखेंगे, आप पूरा पेपर घर पे बैठ के लिखिए, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना ही अब अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हाँ, 20 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है, और स्टक नहीं होइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे या आपने पढ़े हैं आपको याद नहीं आ रहे होंगे, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ दें, मूव ऑन, जो आपको आता है वो करिए, फिर कम बैक टू दोज क्वेश्चन, पर वाइंड अप और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 16, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी कम से कम 10-15 मार्क्स दूसरों से पीछे चले जाएंगे। तो आपको पहला इज़ लाइक आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। दूसरा है कि मॉक टेस्ट और ये टेस्ट आपको लिखने ही लिखने हैं। तो और आप यही करिए कि 3-3 घंटे बैठ के पूरे लिखिए, और ये स्पेशली जब एग्ज़ाम मेंस आने वाला है उससे पहले तो ये प्रैक्टिस करिए। तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग गुड आंसर्स, तो रादर देन रीडिंग मच या फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तो आप आंसर राइटिंग तो बेसिक है। अगर एक चीज़ है, सबको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सो ट्रू, सो ट्रू। तो क्या मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच फॉर वी हैव ट्रेवल्ड दीक्षा अ लॉट, एंड गाइस स्ट्रेटजी सेशन अलग से आएगा, और जैसा कि हमने आज काफ़ी सारे पॉइंट्स सीखे दीक्षा से, एंड वी हैव रिक्वेस्टेड दीक्षा टू गिव अस अ बुक लिस्ट, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से बुक लिस्ट देख भी सकते हैं, और जो स्ट्रेटजी सेशन अलग से बन रहा है वहाँ भी आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि दीक्षा ने बताया हमें कि जिन लोगों को भी प्रिपरेशन करनी है दे शुड स्टार्ट इमीडिएटली, कोई वक्त नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोगों ने जेकेएसबी का एग्जाम दिया होगा, कई लोग आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो जहां पर आप जेकेएसबी के लिए टारगेट कर रहे हैं, वहीं पर एक बड़े एग्जाम के लिए भी टारगेट करना कोई मतलब ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आप बोलोगे कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। कहते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस इफ इंटेलिजेंस डजंट वर्क हार्ड। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हार्ड वर्क इंटेलिजेंस को भी बीट कर जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो अल्लामा इकबाल कह के बता के गए हैं हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देके गए हैं अपनी पोइट्री में, कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा करचे पहाड़ों की चट्टानों पर। इसी नोट के साथ हम आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम दीक्षा, एंड थैंक यू यशोधरा। Thank you so so much guys।